सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सरकार का आज पहला दिन शपथ ग्रहण और आज ही बगावत शुरू हो गई। पहली बगावत अजीत पवार ने की, वही चक्की किसिंग वाले अजीत पवार ने पहली बगावत शुरू की और उन्होंने मंत्रिमंडल का बायकॉट किया है। तो ये आसान नहीं होगा नरेंद्र मोदी के लिए। वहीं लगातार नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर लगातार बगावत शुरू हो चुका है। ये सरकार बहुत मुश्किल से चल पाएगी क्योंकि नरेंद्र मोदी उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सच्चाई तो ये है कि खुद बीजेपी के जो नेता हैं वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। शिवराज चौहान का जो बॉडी लैंग्वेज था, नितिन गडकरी का जो बॉडी लैंग्वेज था, राजनाथ सिंह का जो बॉडी लैंग्वेज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सिर्फ बीजेपी में अमित शाह के अलावा और उनके मददगार के तौर पे फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है। कोई भी नहीं उनके मददगार के तौर पे दिख रहा है। अगर आज के डेट में कोई मददगार दिख रहा है तो वो हैं अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल होगा, उनको बहुत कायदे से सरकार चलानी होगी और पहले वाली डिक्टेटरशिप तो नहीं चल सकती है। विपक्ष मजबूत है। सबसे जो खास बात है, सोचिए राजकुमार राव जो बाप भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता, युवा नेता है, वो संसद पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आजाद संसद पहुंचे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा, बाबू सिंह कुशवाहा, शाक्य एटा से ऐसे लोग चुनाव जीतकर पहुंचे हैं जो बहुजन मिशन से निकले हैं, कुछ तो बीएसपी से निकले हुए हैं, हार्डकोर अम्बेडकराइट हैं। तो इस बार आपको संसद में जय श्री राम के जो लोग नारे लगा रहे थे, उनको जय भीम, जय भारत और नमो बुद्धाय, जय संविधान का नारा भी गूंजेगा। बीजेपी ने जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगाए थे, उसके बाद से ये नारा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और एक बात तो तय है, अब सरकार किसी की बने, दलित पिछड़ों की अनदेखी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पथ निर्माण विभाग, ये तमाम मंत्रालय क्या उनके हिस्से में जाएगा? रेल मंत्रालय को लेकर नीतीश कुमार क्रिस्टल क्लियर है कि उनको रेल मंत्रालय चाहिए। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर का पद चाहिए। तो ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही थी वो भी बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएगी। तो सब कुछ इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए और आज से ही उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे जो उनके गठबंधन के लोग हैं वो नाराज़ हैं। बीजेपी ने कुछ कोशिश ज़रूर की है, जैसे उन्होंने लगातार बीजेपी की कोशिश है, रामदास अठावले को उन्होंने साथ रखा है। जीतनराम मांझी पहली बार दलित समुदाय के ऐसे वर्ग से आते हैं जिनको पहली बार कैबिनेट में जगह मिली है, ये ऐतिहासिक है। लेकिन ये तमाम सिंबॉलिक जो उनके रिप्रेजेंटेशन की बात होती है नरेंद्र मोदी की, 10 साल में सिंबॉलिक उन्होंने बहुत कुछ किया है। पीटी उषा को लाना हो, मैरी कॉम को लाना हो, ट्राइबल राष्ट्रपति हो, दलित राष्ट्रपति हो, शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रपति हो, 27 ओबीसी के मंत्री हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्राउंड पर तुष्टीकरण दलित पिछड़े आदिवासियों का हुआ है, अल्पसंख्यक समाज का हुआ है। सिंबॉलिक राजनीति वो करते रहे, लेकिन उनके न चाहने के बाद भी जिस तरह से जातिवाद और मनुवाद हावी हुआ, जिस तरह से लक्ष्मण यादव की नौकरी गई, डॉक्टर रितु की नौकरी गई जो दलित कम्युनिटी से आती हैं, लक्ष्मण रतनलाल जी को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, FIR किया गया, तो ये सारे सवाल जो है उठ रहे हैं। और अब समाज बहुत सचेत है और आपने देखा होगा कि पूरे देश में अगर बीजेपी के खिलाफ कोई खड़ा था तो वो दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी खड़ा था। और ये बहुत महंगा पड़ने वाला है बीजेपी को, क्योंकि समाज बहुत बदल गया है, समाज बहुत एकजुट है। 10 साल में पहले दलितों के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ों के पास कोई अपना मीडिया नहीं था, कोई अपना मीडिया नहीं था, उनके पास कोई पत्रकार नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से उनके पास अपना मीडिया है, अपनी पत्रकारिता है, उनका अपना सोशल नेटवर्क है और ग्लोबली लोग एकजुट हुए, जो डर का माहौल था वो खत्म हो चुका है और अब चारों तरफ से आवाज़ आएगी। आप सोचिए, आयुषी पटेल लखनऊ की जो नीट की स्टूडेंट थी, उनका OMR सीट फाड़ दिया गया, आंसर सीट फाड़ दिया गया, वो टॉपर हो सकती थी। नीट को लेकर जिस तरह से गड़बड़ी हुई, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंतर मंतर पर सामना करना पड़ेगा। संसद में चंद्रशेखर हो, राजकुमार राउत हों और खासकर समाजवादी पार्टी के जिस तरह से एग्रेसिव लोग संसद में आए हैं, जिनके DNA में बहुजन आंदोलन है, जो मान्यवर कांसीराम साहब की ट्रेनिंग से तैयार होकर निकले हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हो, लालजी वर्मा हो, और अब अखिलेश यादव का दम उनको मिला है। बैकवर्ड समाज के ज़्यादातर लोग हैं तो उनको संसद में दबा लेना आसान नहीं होगा। राहुल गांधी भले एग्रेसिव हो, सवर्ण समाज के MP भले डाउन टू फॉलो जाएंगे, लेकिन इस बार
दलित पिछड़े, खासकर लालजी वर्मा का जिस तरह से मैं पिछले 3-4 दिनों से ट्विटर फॉलो कर रहा हूँ, चुनाव के दिन भी उन्होंने मोर्चा खोला था, जिस तरह से उनको समर्थकों के यहाँ पुलिस की रेड पड़ी थी, उस दिन को वो नहीं दबे। बाबू सिंह कुशवाहा एग्रेसिव होंगे। तो ये तमाम लोग, इनकम टैक्स ईडी वाला मसला सॉर्ट आउट हो चुका है। और मैं फिर कह रहा हूँ, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने किसी बैकवर्ड और दलित नेता पर हाथ नहीं डाला। उन्होंने हाथ डराया, धमकाया, लेकिन हाथ नहीं डाला, और इस वजह से और बच गए वो बाल। अगर हाथ डाल देते तेजस्वी यादव पर, अखिलेश यादव पर, मायावती जी पर, तो मुश्किल था उनके लिए बचना। दोनों राजनीति नहीं होगी। एक तरफ आप धर्म के नाम पर भी राजनीति करेंगे और दूसरी तरफ हिंदू, SC, ST, OBC को आप दबाएंगे, तो वो नहीं होगा। और अयोध्या की हार ने तो साबित कर दिया है कि सोशल जस्टिस, जाति जनगणना ये बड़ा मुद्दा है। तो अब जाकर जैसे 30 लाख जो बैकलॉग पद है वो आपको भरना पड़ेगा, सरकारी नौकरियां भरनी पड़ेगी, सरकारी कंपनियों को बेचना अब मुश्किल हो जाएगा, जाति जनगणना आपको कराना होगा, सरकारी नौकरियों में बैकलॉग भरना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी के लिए सरकार चलाना, और वो अपनी जिद को नहीं दोहरा सकते हैं। सिर्फ अपने जो सवर्ण तुष्टीकरण है वो नहीं चलेगा, आपको SC, ST, OBC का रिप्रेजेंटेशन देना होगा, बहुजन रिप्रेजेंटेशन देना होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाला समय 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी। चंद्रशेखर आज़ाद से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, और वो जिस तरह से चुनाव जीत के आए हैं, हमलावर रहेंगे वो। उनका जो पॉलिटिकल स्टाइल है वो एग्रेसिव है। बाप पार्टी के जो राजकुमार रौत हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें धर्म से लेना देना नहीं है, हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल में डाला गया, आदिवासी नेता को, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और बीजेपी वहाँ चुनाव हारी है, तमाम आदिवासी सीटों पर चुनाव बीजेपी हारी है, ये बड़ा मुद्दा है। तो शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ले लिया है, लेकिन वो एटीट्यूड नहीं चल पाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी के पास अभी भी एक प्लान भी ज़रूर है। तमाम जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, खासकर जो जनरल कैटेगरी के अधिकारी हैं, लोग हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, उनका नैतिक सपोर्ट, वैचारिक सपोर्ट जरूर बीजेपी के साथ है। लेकिन अब जिस तरह से दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक एकजुट हुए हैं, वो मुश्किलें पैदा करेंगी। और अब इस देश में संविधान के खिलाफ तो आप नहीं जा सकते हैं। पिछले 60 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया था, संविधान को डिस्कोर्स में नहीं आने दिया, जातिवाद को डिस्कोर्स में नहीं आने दिया, जाति जनगणना को डिस्कोर्स में नहीं आने दिया, कांग्रेस के जो तमाम पाप थे, बीजेपी ने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। चाहे वो रिजर्वेशन को धीरे धीरे खत्म करना हो, जाति जनगणना न कराना हो, तो ये तमाम वैसे मुद्दे थे जिस पर कांग्रेस ने महीन तरीके से काम किया था। लेकिन 2014 में बैकवर्ड समाज का जिस तरह से अपमान हुआ था, बैकवर्ड समाज के नेताओं को जिस तरह से लालू यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, रामविलास पासवान, ये सब लोगों को जिस तरह से बाहर किया गया था, उसके बाद OBC बीजेपी के साथ हुआ था। और इसके बाद से बीजेपी को 2 बार सत्ता जरूर मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा नाराज OBC के लोग हैं। कुर्मी, कुशवाहा, यादव, पिछड़े, अति पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग जिस तरह से नाराज हुए हैं, उसके बाद के नतीजे हैं। तमाम असेसमेंट के बाद सबको पता है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, EVM को लेकर सबको पता है, मैनेजमेंट स्किल बीजेपी का सबको पता है, पैसा का मामला सबको पता है, चुनाव आयोग का खेल सबको पता है, वोट काउंटिंग सबको पता है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं ने सरेंडर किया। लेकिन उसके बाद भी 50 डिग्री टेम्परेचर में जिस तरह से बिहार, UP के लोगों ने वोट किया है, बिहार में भले बाल वाले बचते रहे हैं, क्योंकि वहाँ नीतीश कुमार की पॉलिसी थी, ब्यूरोक्रेसी पर उनका कंट्रोल है। लेकिन एक बात है, नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से जिस तरह से बाहर किया गया, एक बात तो और है, कोई भी नया पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहेगा। जिस तरह से अजीत पवार खत्म हो गए, AIDM के जयललिता की पार्टी खत्म हो गई, राजभर खत्म हो गए, निषाद खत्म हो गए, जिस तरह से तमाम ऐसे नवीन पटनायक खत्म हो गए, जगन मोहन रेड्डी खत्म हो गए, तो कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहेगी। और जो है उनको खत्म होने का डर है। लोग एक ही अंदेशा जता रहे हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू कब तक अपने पार्टी को बचा पाएंगे, नीतीश कुमार कब तक अपने पार्टी को बचा पाएंगे। और जनता भी नाराज है। महाराष्ट्र में जिन लोगों की पार्टी तोड़ी गई, वो उन्होंने फिर से कम बैक किया है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, उन्होंने कम बैक किया है। वो एक शानदार कोशिश है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब बहुत आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए राजनीति करना। पिच तैयार है सोशल जस्टिस का। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सरकार को डेमोक्रेटिक तरीके से चलना होगा, संवैधानिक तरीके से चलना होगा, और डिक्टेटरशिप के लिए अब शायद जगह नहीं होगी। विपक्ष ने जिस तरह का रौद्र रूप धारण किया है,
आज भी कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे थे। संसद में भी इस बार बहुत ज़्यादा दबने वाले लोग नहीं हैं। पप्पू यादव जिस तरह से चुनाव जीत के आए, चंद्रशेखर हनुमान बेनीवाल जिस तरह से चुनाव जीत के आए, राजकुमार राउत जिस तरह से चुनाव जीत के आए, और सपा के जो 37 लगभग जो चुनाव जीत के आए, उसमें कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जो एग्रेसिव राजनीति के लिए जाने जाते हैं, बहुजन राजनीति के लिए जाने जाते हैं। बिहार से भी कुछ लोग ऐसे चुनाव जीत के आए हैं। आरके सिंह चुनाव हार गए। तो चुनाव इस बार मज़ेदार होगा, संसद मज़ेदार होगा, राजनीति मज़ेदार होगी। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। देखते जाइए, तेल की धार देखिए। बीजेपी के लिए अब उतनी मुश्किल बढ़ती जा रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।